दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मानव भूगोल का चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सोचिए, हमारी पृथ्वी एक बड़ा घर है और इस घर में इंसान रहता है। इस घर में पहाड़, नदियाँ, मिट्टी, पानी, जंगल, हवा और मौसम जैसी प्राकृतिक चीजें हैं। दूसरी तरफ इंसान ने अपने रहने के लिए घर, गांव, शहर, सड़क, रेल, खेत, कारखाने और बाजार बना लिए हैं। इसीलिए भूगोल सिर्फ ये नहीं देखता कि प्रकृति कैसी है, बल्कि ये भी देखता है कि इंसान प्रकृति के साथ कैसे रहता है और दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। मानव भूगोल में खास तौर पर इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता देखा जाता है। जैसे जहाँ अच्छी मिट्टी और पानी है, वहाँ खेती ज्यादा होगी। समुद्र के पास मछली पकड़ने और व्यापार का काम हो सकता है और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों का रहन सहन अलग हो सकता है। यानी प्रकृति इंसान की जिंदगी को प्रभावित करती है और इंसान भी अपनी जरूरत के हिसाब से प्रकृति में बदलाव करता है। भूगोल को समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यवहारिक विषय कहा जाता है। इसका सीधा मतलब है किसी घटना को सिर्फ एक तरफ से नहीं देखा जाता। मान लीजिए किसी शहर में बाढ़ आ गई, भूगोल ये भी देखेगा कि बारिश कितनी हुई, नदी क्यों उफनी, शहर कहाँ बसा है, नालियाँ कैसी है और बाढ़ से लोगों पर क्या असर पड़ा। यानी पूरी कहानी को जोड़कर समझना ही भूगोल का तरीका है। भूगोल में एक समय द्वैतवाद को लेकर बहस हुई। आसान भाषा में भूगोल वेताओं में ये चर्चा हुई कि भूगोल को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्या ऐसे नियम बनाए जाए जो हर जगह लागू हो, या हर जगह की अपनी अलग विशेषताओं को समझा जाए। इसी तरह ये भी बहस हुई कि किसी क्षेत्र को अलग अलग समझना बेहतर है या किसी एक भौगोलिक विषय को पूरी दुनिया में देखकर समझना बेहतर है। लेकिन अंत में एक बात साफ हुई कि इंसान और प्रकृति को पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। इसका सबसे मजेदार उदाहरण हमारे बोलने के तरीके में दिखाई देता है। हम कहते हैं तूफान की आंख, नदी का मुख, हिम नदी की नासिका, जलडमरू मध्य की ग्रीवा और मिट्टी की परिच्छेदिका। यानी प्राकृतिक चीजों को समझाने के लिए हम इंसान के शरीर के अंगों वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह शहर और गांव को कई बार जीवित जीव की तरह समझाया जाता है, क्योंकि वे भी समय के साथ बढ़ते हैं और बदलते हैं। सड़क, रेल और जलमार्ग को भी परिसंचरण की धमनियां कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में धमनियां खून को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, वैसे ही सड़कें और रेल लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। मानव भूगोल की परिभाषाएं। अब तक हमने समझा कि मानव भूगोल का मतलब इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता समझना है। अब 3 बड़े भूगोल वेत्ताओं ने इसे अपने अपने तरीके से समझाया। इसे रटने की बजाय कहानी की तरह समझिए। रेडजेल कहते हैं मानव भूगोल मानव समाज और धरातल यानी पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आसान भाषा में इंसान कहाँ रहता है, वहाँ की जमीन कैसी है, मौसम कैसा है और इन सब का इंसान की जिंदगी पर क्या असर है, इन सारी चीजों को जोड़कर समझना मानव भूगोल है। इसीलिए रेडजेल के लिए मुख्य शब्द है संश्लेषण, यानी चीजों को जोड़ना। एलन सैंपल की बात थोड़ी अलग है। वे कहते हैं पृथ्वी भी बदलती रहती है और इंसान भी लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है, इसीलिए दोनों के बीच का रिश्ता भी बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, पहले लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, आज ट्रेन और हवाई जहाज से करते हैं। पहले खेती बहुत ज्यादा प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर थी, आज मशीन और सिंचाई की मदद से खेती होती है। इसलिए सैंपल के लिए मुख्य शब्द है गत्यात्मकता, यानी लगातार बदलाव। पॉल विडॉल डी लॉ ब्लॉश कहते हैं मानव भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक नियमों और उस पर रहने वाले इंसानों के बीच संबंधों को एक साथ जोड़कर समझता है। मतलब प्रकृति के अपने नियम हैं, लेकिन इंसान भी अपनी बुद्धि और तकनीक से काम करता है। जैसे नदी का पानी प्राकृतिक है, लेकिन इंसान उससे सिंचाई करता है, बांध बनाता है और बिजली पैदा करता है। इसीलिए दोनों के संबंध को साथ में समझना जरूरी है। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल का सीधा मतलब है इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता समझना। प्रकृति में जमीन, मिट्टी, पानी, जलवायु, जंगल, पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। इंसान ने इसी प्राकृतिक वातावरण के ऊपर अपनी दुनिया बनाई, जैसे घर, गांव, शहर, सड़क, रेल, खेत, कारखाने और बंदरगाह। यानी प्रकृति ने संसाधन दिए और इंसान ने उनका इस्तेमाल करके अपनी जरूरत की चीजें बना ली। अब सोचिए, किसी जगह पर पहले सिर्फ जंगल था, इंसान आया, जंगल साफ किया, खेती शुरू की, घर बनाए, सड़क बनाई और धीरे धीरे वहां गांव या शहर बस गया। इसका मतलब इंसान ने प्राकृतिक पर्यावरण को बदल दिया।
लेकिन दूसरी तरफ उस बदले हुए पर्यावरण का असर इंसान की जिंदगी पर पड़ा। इसीलिए मानव भूगोल दोनों के बीच के संबंध को समझता है। मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्रकृतिकरण मतलब इंसान का प्रकृति के हिसाब से खुद को ढालना, जैसे बहुत ठंडी जगह पर गर्म कपड़े पहनना या रेगिस्तान में पानी बचाकर इस्तेमाल करना। प्रकृति का मानवीकरण मतलब इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से प्रकृति में बदलाव करना, जैसे नदी पर बांध बनाना, पहाड़ काटकर सड़क बनाना, जंगल की जमीन पर खेती करना आदि। असली खेत है तकनीक का। इंसान प्रकृति के साथ काम करने के लिए तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल करता है। यहाँ सिर्फ ये देखना जरूरी नहीं कि इंसान क्या बना रहा है, बल्कि ये भी जरूरी है कि वो उसे बनाने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। इंसान ने जैसे जैसे प्रकृति के नियमों को समझा, वैसे वैसे उसकी तकनीक भी आगे बढ़ती गई। घर्षण और ऊष्मा को समझने से आग के उपयोग में मदद मिली। डीएनए और आनुवंशिकी को समझने से बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने में मदद मिली। हवा की गति के नियमों को समझकर इंसान ने तेज गति से उड़ने वाले विमान बनाए। इसीलिए सीधी सी बात है, प्रकृति का ज्ञान, नई तकनीक, इंसान की क्षमता में बढ़ोतरी। पुराने समय में इंसान प्रकृति से डरता था। आज इंसान के पास बहुत तकनीक है दोस्तों, लेकिन पुराने समय में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय इंसान के पास आधुनिक मशीनें और वैज्ञानिक साधन बहुत कम थे। इसीलिए वो प्रकृति पर बहुत ज्यादा निर्भर था। बाढ़ आई तो इंसान ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। सूखा पड़ा तो भोजन की समस्या हो सकती थी। तेज तूफान आया तो उससे बचने के साधन बहुत कम थे। इसीलिए इंसान प्रकृति की ताकत से डरता था और कई प्राकृतिक शक्तियों की पूजा भी करता था। जब इंसान की तकनीक बहुत कम थी और उसका जीवन प्रकृति की परिस्थितियों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता था, तो इस तरह के संबंध को पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। मानव का प्रकृतिकरण। इस कहानी में बेंदा नाम का एक आदिवासी लड़का है जो मध्य भारत के अबूड़ माच के घने जंगलों में रहता है। उसका गांव बहुत छोटा है, सिर्फ 3 झोपड़ियां हैं। आसपास घना जंगल है और बेंदा की जिंदगी पूरी तरह जंगल और प्रकृति पर निर्भर है। बेंदा के पास आधुनिक मशीनें या खेती के साधन नहीं है। वो अपने साथियों के साथ जंगल के छोटे हिस्से को जलाकर साफ करता है और उसी जगह खेती करता है। इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। पेड़ पौधों को जलाने के बाद बची राख मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करती है। बेंदा के लिए जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का समूह नहीं है, बल्कि उसका घर और जीवन का आधार है। महुआ, पलाश और साल के पेड़ उसे बचपन से आश्रय देते आए हैं। वो जंगल, नदी, पेड़ पौधों और जानवरों को अपने जीवन का हिस्सा मानता है। जब बेंदा नदी से पानी पीता है तो वो वन की आत्मा को धन्यवाद देता है। उसे लगता है जंगल और प्रकृति ने उसे पानी, भोजन और जीवन दिया है, इसीलिए उनका सम्मान करना जरूरी है। वो जंगल से पत्ते, कंदमूल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है। इन चीजों का इस्तेमाल उसके लोग करते हैं और कुछ चीजों को जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए भी ले जाते हैं। बेंदा को जंगल की बहुत सारी जानकारी अपने बुजुर्गों से मिली। कौन सी जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी, कौन सा पौधा किस काम आता है, ये सब उसे पीढ़ी दर पीढ़ी बताया गया। यानी उसकी जिंदगी में प्रकृति ही उसकी किताब, शिक्षक और जीवन का आधार है। अचानक जंगल में पत्तों की आवाज आती है। बेंदा और उसके दोस्त समझ जाते हैं बाहरी लोग जंगल में आ गए हैं। वे तुरंत घने पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं और जंगल में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे वे खुद उसी जंगल का हिस्सा हो। असली बात क्या है? कहानी में दिखाया गया कि बेंदा का जीवन प्रकृति के बहुत करीब है। वो प्रकृति को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि प्रकृति की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालकर जीवन जीता है। इसी को मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। शुरुआत में इंसान की जिंदगी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थी। जैसे बेंदा जंगल से भोजन, पानी, लकड़ी और जड़ी बूटियां प्राप्त करता है। उस समय इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ कम करता था और उसे माता प्रकृति मानकर उसका सम्मान करता था। यानी प्रकृति उसके लिए सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि जीवन देने वाली शक्ति थी। लेकिन समय के साथ इंसान ने प्रकृति को समझना शुरू किया। उसे पता चला कहाँ खेती की जा सकती है, पानी का इस्तेमाल कैसे करना है और प्राकृतिक संसाधनों से क्या क्या बनाया जा सकता है। इसके साथ इंसान ने अपनी तकनीक भी विकसित की। खेती के बेहतर औजार, मशीनें, सिंचाई वाहन और दूसरी तकनीकों ने इंसान को प्रकृति पर पहले से कम निर्भर बनाया। अब इंसान सिर्फ प्रकृति के अनुसार जीने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रकृति से मिलने वाले अवसरों का इस्तेमाल करके अपनी जरूरत की दुनिया बनाने लगा। जहाँ अच्छी जमीन मिली वहाँ खेत और फलोद्यान बनाए, पहाड़ों में स्वास्थ्य केंद्र और पर्यटन स्थल बनाए, मैदानों में बड़े शहर बसाए, समुद्र के किनारे बंदरगाह बनाए और समुद्र में जहाजों के रास्ते बनाए।
आज तो इंसान अंतरिक्ष में भी उपग्रह भेज चुका है। इंसान द्वारा प्रकृति के इन अवसरों का इस्तेमाल करने की सोच को संभववाद कहा गया। इसका आसान मतलब है प्रकृति इंसान को अवसर देती है, लेकिन उन अवसरों का इस्तेमाल कैसे करना है ये इंसान ही तय करता है। प्रकृति का मानवीकरण। इस कहानी में कैरी नॉर्वे के ट्रॉन्डहाइम शहर में रहती है। वहां सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, कई महीनों तक अंधेरा रहता है और बाहर का मौसम इंसानों के लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन कैरी की जिंदगी देखिए, वो विशेष टायर वाली कार से काम पर जाती है। कार की तेज लाइटें जलाती हैं और ऑफिस में तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। यानी बाहर प्रकृति चाहे जितनी ठंडी हो, इंसान ने तकनीक की मदद से अपने लिए आरामदायक माहौल बना लिया। जिस विश्वविद्यालय में कैरी काम करती है वो एक बड़े कांच के गुंबद के अंदर है। ये गुंबद सर्दियों में बर्फ को अंदर आने से रोकता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान और रोशनी को भी इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से नियंत्रित करता है। अब सबसे मजेदार बात, इतनी ठंडी जगह पर जहां सामान्य रूप से केले और दूसरे उष्णकटिबंधीय फल नहीं उग सकते, वहां कैरी केला और कीवी खा रही हैं। ये फल गर्म देशों से हवाई जहाज द्वारा मंगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, कैरी अपने कंप्यूटर से कुछ ही सेकंड में नई दिल्ली के लोगों से बात कर सकती हैं और हवाई जहाज से लंदन जाकर उसी दिन वापस भी आ सकती हैं। असली बात क्या है? ये कहानी दिखाती है इंसान ने तकनीक की मदद से प्राकृतिक परिस्थितियों को अपनी जरूरत के अनुसार काफी हद तक बदला है। जहाँ बहुत ठंड है, हीटर से गर्मी, जहाँ अंधेरा है, कृत्रिम रोशनी, जहाँ बर्फ है, विशेष टायर और वाहन, जहाँ फल नहीं उगते, दूसरे देशों से फल मंगाना, जहाँ दूरी है, इंटरनेट और हवाई जहाज। यानी प्रकृति जैसी है, इंसान तकनीक की मदद से उसके अनुसार अपनी जिंदगी को बदलने और प्रकृति की सीमाओं को कम करने की कोशिश करता है। इसी प्रक्रिया को प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। दोस्तों, ट्रॉन्डहाइम की कहानी से हमें पता चलता है कि तकनीक ने इंसान को प्रकृति की कई मुश्किलों से निपटना सिखाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान प्रकृति पर पूरी तरह मनमानी कर सकता है। प्रकृति की अपनी कुछ सीमाएं हैं। इसी बीच भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक बीच का रास्ता बताया, जिसे नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। इसे ट्रैफिक सिग्नल से समझिए। लाल बत्ती रुको, प्रकृति कह रही है अभी आगे मत बढ़ो। पीली बत्ती सावधान रहो, सोच समझ कर आगे बढ़ो। हरी बत्ती जाओ, परिस्थितियां अनुकूल है, आगे बढ़ सकते हो। यानी नव निश्चयवाद कहता है ना तो इंसान प्रकृति का पूरी तरह गुलाम है और ना ही प्रकृति पर उसका पूरा नियंत्रण है। इंसान को प्रकृति के नियमों को समझकर और उनका सम्मान करते हुए विकास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी इलाके में पानी बहुत कम है तो वहां बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा पानी वाली फसलें उगाना सही नहीं होगा, लेकिन सिंचाई की सही तकनीक अपनाकर खेती को बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब प्रकृति की सीमा के अंदर रह के विकास करना। अगर इंसान प्रकृति की सीमाओं को नजरअंदाज करके अंधाधुंध विकास करेगा तो नुकसान भी होगा। आज ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का नुकसान, ग्लेशियरों का पिघलना और भूमि का खराब होना जैसी समस्याएं इसी बात की चेतावनी है। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। अब सवाल आता है, मानव भूगोल पढ़ता क्या क्या है? मानव भूगोल सिर्फ इंसान की संख्या नहीं देखता, ये देखता है लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, शहर कैसे बनते हैं, खेती और उद्योग कहाँ होते हैं और इन सब का संबंध प्रकृति से क्या है। इसीलिए मानव भूगोल का संबंध कई दूसरे विषयों से भी है, जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास और जनसंख्या अध्ययन। जैसे जैसे नई समस्याएं और नए विषय सामने आए, मानव भूगोल की नई नई शाखाएं और उपशाखाएं भी विकसित होती गई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।